इजराइल ने ईरान के पेट्रोकेमिकल प्लांट्स को टारगेट करना शुरू कर दिया है। इजराइल एयरफोर्स ने मशहर में पेट्रोकेमिकल प्लांट्स पर 25 से ज्यादा हमले किए। ईरान की 70% घरेलू गैसोलीन की सप्लाई यहीं से होती है। इसके अलावा कई और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान हुआ है और बिजली उत्पादन भी प्रभावित हुआ है। इजरायली वायुसेना ने सटीक हमला करते हुए ईरान के तबरेज इलाके में एक मोबाइल बैलिस्टिक लॉन्चर को तबाह करने का दावा किया। इजरायली सेना ने लॉन्चर पर हमले का वीडियो जारी किया है। उसका अगला ऑपरेशन आने वाले वक्त में ईरान की मिसाइल लॉन्चिंग की क्षमता को खत्म करना है, ताकि पश्चिम ईरान से इजरायली नागरिकों पर मिसाइल हमले के खतरे को कम किया जा सके। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अब तक की सबसे बड़ी चेतावनी दी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खाली करो, वरना 48 घंटे बाद ईरान पर अमेरिका का कहर टूटेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ईरान को याद दिलाया कि समय तेजी से बीत रहा है। मैंने समझौता करने के लिए 10 दिन की मोहलत दी थी और ये डेडलाइन 6 अप्रैल तक को ही खत्म हो रही थी। 48 घंटे बाद ईरान पर कयामत बरसेगी। जंग के 36वें दिन गुजर जाने के बाद ईरान ने इजराइल और अमेरिका को पहली बार परमाणु धमकी दी। तेहरान के बूशहर परमाणु केंद्र पर चौथी बार बड़ा हमला किए जाने के बाद ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, इससे तेहरान का कुछ नहीं होगा, बल्कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, बहरीन, कतर और ओमान जैसे देशों में जीवन पूरी तरह खत्म हो जाएगा। साथ ही अराक्ची ने अमेरिका की शर्तों पर जंग खत्म करने से साफ इनकार कर दिया। कहा, युद्ध हमारे ऊपर थोपा गया है। स्थायी और निर्णायक समाधान के साथ ही अब युद्ध खत्म हो सकता है। ईरान ने भी इजराइल पर मिसाइल अटैक तेज कर दिए हैं। ईरान के क्लस्टर मिसाइल सेंट्रल इजराइल के कई इलाकों में कहर बरपा रहे हैं। रमतगन शहर में क्लस्टर मिसाइल से तबाही की तस्वीरें साफ दिख रही हैं। सड़क के किनारे खड़ी कारों को काफ़ी नुकसान हुआ है और कार में मौजूद एक शख्स बुरी तरह से जख्मी है। वहीं रमतगन के रिहायशी इलाकों में भी तबाही के मंजर दिख रहे हैं। क्लस्टर मिसाइल की चपेट में आने से कई इमारतें तबाह हो गई। रेस्क्यू टीम मलबे को हटाने में लगी है। अमेरिका और इजराइल ने तेहरान में एक अस्पताल के पास एयर स्ट्राइक की, जिससे अस्पताल की बिल्डिंग को काफी नुकसान हुआ है। तस्वीरों में दिख रहा है खिड़कियां, कांच के शीशे सब टूटे बिखरे पड़े हैं। अस्पताल का सामान तहस नहस हो गया है। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने कहा है कि हमले में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। हमले के बाद मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। इजराइल में जंग के खिलाफ लोगों का विरोध प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। एक तरफ जहां इजरायली सेना ईरान, गाजा और लेबनान में जंग लड़ रही है, वहीं राजधानी तेल अवीव में जंग के खिलाफ आम लोग सड़कों पर हैं। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों की वजह से प्रदर्शनों और सार्वजनिक समारोह पर लगी रोक के बावजूद सैकड़ों लोगों ने हबीमा स्क्वायर पर जमा होकर जंग के खिलाफ नारेबाजी की, जिसके बाद इजरायली पुलिस ने 10 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल में बीजेपी का चुनावी बुगल फूंकेंगे। पीएम मोदी उत्तर बंगाल के कूच बिहार से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। आज शाम करीब 4:15 बजे कूच बिहार के रासलीला मेला ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 3 बजे कूच बिहार एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से सड़क के रास्ते रासलीला मेला ग्राउंड जाएंगे। बीजेपी नेताओं के मुताबिक प्रधानमंत्री अलीपुरद्वार जिले की 13 विधानसभा सीट के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर एसआईआर के मुद्दे पर साथ नहीं देने का आरोप लगाया। मालदा की एक जनसभा में सीएम ममता बनर्जी ने बताया कि टीएमसी ने विरोध करने के लिए कांग्रेस से कई बार एक साथ चुनाव आयोग चलने के लिए कहा था, लेकिन वो नहीं आए। मुश्किल समय में लोगों के साथ नहीं खड़े हुए। सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी को भी टारगेट करते हुए कहा कि बीजेपी वाले लोगों के बीच जाएंगे और पैसे देने के नाम पर बैंक अकाउंट नंबर मांगेंगे, लेकिन आप उनको अपना अकाउंट नंबर मत देना, वरना वो लक्ष्मी भंडार का पैसा ले लेंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुरक्षा में एक बड़ी चूक का मामला सामने आया। मालदा के मालतीपुर में ममता के हेलीकॉप्टर के पास एक संदिग्ध ड्रोन दिखने से हड़कंप मच गया। जनसभा के बाद मुख्यमंत्री जैसे ही हेलीपैड पर पहुंची, उनके हेलीकॉप्टर के बिल्कुल पास एक ड्रोन मंडराता हुआ दिखा। इसे देखते ही ममता कुछ पल के लिए रुक गई। माइक संभालते हुए पुलिस को सतर्क रहने के निर्देश दिए। फिलहाल पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मामले की छानबीन कर रही हैं। पीएम मोदी ने मिडिल ईस्ट की जंग के बहाने एक बार फिर से कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। केरल में प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस खाड़ी देशों को भड़काने वाला बयान देती है। ऐसी बातें कही जाती है जिससे खाड़ी देश हमारे दुश्मन बन जाए और वहां रह रहे लाखों भारतीयों की जिंदगी खतरे में पड़ जाए।
प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस राजनीतिक स्वार्थ के लिए प्रवासियों का जीवन संकट में डाल रही है, लेकिन हमारी सरकार के लिए अपने लोगों की सलामती सबसे बड़ी प्राथमिकता है। चुनाव 5 राज्यों में हो रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी का सबसे ज्यादा फोकस केरल पर है। अलप्पुझा और एर्नाकुलम की रैली में राहुल गांधी ने बीजेपी और एलडीएफ को निशाने पर लिया। राहुल ने कहा कि यहां बीजेपी और एलडीएफ की मिलीभगत है। सीपीआईएम नेताओं ने सबरीमाला मंदिर से सोना चुराया, लेकिन प्रधानमंत्री एक शब्द भी नहीं बोले। मैं बीजेपी आरएसएस से सवाल करता हूं तो मुझ पर 36 केस हो गए। पिनराई विजयन अपने निजी हित के लिए मोदी जी के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं। पश्चिम बंगाल मालदा बंधक मामले में एनआईए की जांच तेज हो गई है। एनआईए की एक टीम दूसरे दिन भी मोथाबाड़ी के बीडीओ ऑफिस पहुंची, जहां 2 दिन पहले 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाया गया था। एनआईए यहां लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। लोकल दुकानदारों से भी पूछताछ हो रही है। एनआईए के 40 अधिकारियों की टीम 3 अलग अलग ग्रुप्स में बंटकर अलग अलग एंगल से तफ्तीश में लगी है। दिल्ली में नवादा के एक फ्लैट में 2 भाइयों के शव मिलने से इलाके में दहशत फैल गई। 50 साल के देवेंद्र और 48 साल के अमित कुमार कुछ ही दिन पहले मोहन गार्डन कॉलोनी के एक अपार्टमेंट में किराए पर रहने आए थे। पुलिस के मुताबिक देवेंद्र और अमित के शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले हैं। एफएसएल टीम मौके पर सबूतों की जांच कर रही है। इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। फिलहाल दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। यूपी के कुशीनगर में आतंकी संगठन आईसिस के लिए संदिग्ध रिजवान अहमद को गिरफ्तार किया गया। रिजवान को दिल्ली पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने गिरफ्तार किया। रिजवान के पास से देश विरोधी सामान मिला है। दिल्ली पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस लंबे वक्त से रिजवान के मूवमेंट पर नजर रखे हुए थी। रिजवान को इससे पहले भी मुंबई में गिरफ्तार किया जा चुका है। लखनऊ से गिरफ्तार आईएसआई के 4 संदिग्ध आतंकियों को कोर्ट ने 5 दिनों की एटीएस रिमांड में भेज दिया। शुक्रवार को चारों को बड़ी साजिश की प्लानिंग करते हुए गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तानी हैंडलर्स के इशारे पर ये लोग एलपीजी सिलेंडर से लदे हुए ट्रक में आगजनी कर दहशत फैलाने की साजिश कर रहे थे। लखनऊ रेलवे स्टेशन के सिग्नल बॉक्स को उड़ाकर हादसे की योजना थी। चारों संदिग्ध भारत की संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान भेज रहे थे, जिसके बदले क्यूआर कोड के जरिए पेमेंट आ रही थी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में झाड़ियों में छिपाकर रखे गए एक बैग से करीब 25 देसी बम बरामद हुए, जिसे बाद में डिफ्यूज कर दिया गया। शुरुआती जांच में ऐसी आशंका जताई जा रही है कि किसी अज्ञात शख्स ने यहां पर इन बमों को छिपाया था। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है। गुजरात के कच्छ में एक टेक्सटाइल कंपनी में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग ने पूरी कंपनी को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि दमकल की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आग से बड़े पैमाने के नुकसान की खबर है। फिलहाल किस तरह की जनहानि नहीं हुई है। संभल में सरकारी जमीन पर मस्जिद, मदरसा और दुकानों बने होने के आरोप के बाद लोगों ने खुद ही अब अपनी चीजों को हटाना शुरू कर लिया है। इस दौरान तहसीलदार और पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और हालात को देखा। आपको बता दें कि मस्जिद, मदरसे और दुकान को यहाँ पर जिस जगह पर बनाया गया था उसके सरकारी जमीन होने का दावा किया जा रहा है। एमपी के जबलपुर में सड़क पर फायरिंग का एक वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। वायरल वीडियो में ऋतिक जायसवाल और प्रथम सिंह राजपूत नाम के 2 युवक बीच सड़क पर बाइक खड़ी करके सिगरेट पीते नजर आ रहे हैं। अचानक ऋतिक ने कमर से पिस्तौल निकालकर हवाई फायरिंग कर दी। ये वीडियो 3 अप्रैल का बताया जा रहा है। पुलिस की पूछताछ में ऋतिक ने बताया कि उसने 3-4 महीने पहले हनुमान ताल के जब्बार खान से पिस्तौल ली थी और 2 दिन पहले वापस भी कर दी। पुलिस ने जब्बार खान को भी हिरासत में लिया है। यूपी के बरेली में आवारा जानवरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। मीरगंज इलाके में शनिवार को एक आवारा सांड ने सड़क पर जा रही 3 महिलाओं पर हमला कर दिया और आवारा सांड के हमले में वो जख्मी हुई हैं और ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे पर कल भी भारी बर्फबारी हुई है, जिससे पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। सड़कों पर बर्फ गिरने से पर्यटकों की आवाजाही में काफी दिक्कत होने लगी। हालांकि पुलिस के जवान लोगों की मदद करते हुए नजर आए। सड़कों पर जमी बर्फ को हटाया भी जा रहा है। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में हुई बर्फबारी जिससे पूरी घाटी सफेद हो गई है। देश के अलग अलग कोने से लोग पहुंच रहे हैं, बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। मौसम में आए बदलाव की वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है।
आईपीएल के सुपर संडे मुकाबले में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद की लखनऊ सुपर जायंट्स से टक्कर होगी। हैदराबाद में दोपहर 3:30 बजे से ये मैच खेला जाएगा। आईपीएल में लखनऊ का हैदराबाद पथ पर लड़ा भारी है। दोनों टीमों के बीच अब तक 6 मुकाबले खेले गए हैं। लखनऊ में 4 में जीत हासिल की है तो हैदराबाद को 2 मैचों में जीतने का मौका मिला। आईपीएल के आज दूसरे मुकाबले में बेंगलुरु और चेन्नई के बीच मुकाबला होगा। बेंगलुरु में शाम 7:30 बजे से ये मैच खेला जाएगा। आईपीएल में आंकड़ों के हिसाब से चेन्नई का बेंगलुरु पर लड़ा भारी है। दोनों टीमों के बीच अब तक खेले गए 35 मैचों में 21 में चेन्नई को जीत मिली, 13 बार बेंगलुरु जीता है। आईपीएल में राजस्थान ने गुजरात को 6 रनों से हरा दिया। जीत के साथ ही राजस्थान टॉप पर पहुंच गया। टॉस जीतकर पहले खेलते हुए राजस्थान ने 211 रनों का लक्ष्य दिया। गुजरात की टीम 20 ओवर में 204 रन ही बना पाई। राजस्थान की तरफ से ध्रुव जुरेल ने 75 रनों की पारी खेली। यशस्वी जायसवाल ने 55 और वैभव सूर्यवंशी ने 31 रन बनाए। राजस्थान की जीत के हीरो रहे रवि बिश्नोई प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। राजस्थान के टारगेट का पीछा करने उतरी गुजरात की टीम सिर्फ 6 रनों से मुकाबला हार गई। गुजरात की तरफ से साई सुदर्शन ने 73 रनों की पारी खेली। जोश बटलर ने 26, राशिद खान ने 24 रन बनाए। राजस्थान की तरफ से रवि बिश्नोई ने 4 ओवर में 41 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट किया। रियान पराग, तुषार देशपांडे और नांद्रे बर्गर को एक-एक विकेट मिला।